चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त सोच झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही कितना बार इस चीज को रिपीट कर चुका हूं कि हम इस मंथ के लास्ट तक हम पूरे सिलेबस को खत्म करेंगे। लेकिन हम जहां तक देख पा रहे हैं कि इस मंथ के लास्ट तक पूरे सिलेबस नहीं खत्म होगा। लगभग हम नेक्स्ट मंथ के 15 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं क्योंकि डेली दो क्लास लेते हैं, 2 क्लास 3 क्लास डेली चलता है। लेकिन बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस मतलब हर 15 चैप्टर पढ़ना है तो 15 दिन हुआ, मतलब हर दिन 15 नहीं कि 45 दिन लगेगा हमको खत्म करने में। क्योंकि एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, साथ में संडे और सैटरडे को हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई होता है, बीच बीच में हिंदी इंग्लिश भी चलता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम आपको सामने है। नाम क्या है तो कहोगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हमारा चैप्टर नंबर 7 है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जिसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट ये बहुत प्यारा चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर से आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। क्या चैप्टर? 15 चैप्टर। ठीक है ना, टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ना है। अगर हम हर चैप्टर से एक क्वेश्चन को हम टारगेट बनाकर चले, मात्र एक क्वेश्चन, हम एक सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन हम टारगेट लेकर चलते हैं कि हमको एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को हमको एग्जाम में लिखना है, मात्र एक क्वेश्चन। तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे तो 15 चैप्टर से 15 क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ या ना, जब बताना मेरे। तो 15 चैप्टर से एक, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को हम एग्जाम में टच कर पा रहे हैं तो 15 चैप्टर से 15 क्वेश्चन। और आपको जवाब कितना देना है बउआ? तो मात्र 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का? ओनली 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है आपके एग्जाम में। अगर हम हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन का टारगेट लेकर चले तो हम 10 क्वेश्चन आराम से जवाब दे पाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम ऐसे भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो क्योंकि एक्स्ट्रा भी होना चाहिए ना, कुछ ज्यादा रहे तो अच्छा रहेगा। तो हम 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। हम हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो बताओ, एक चैप्टर से हमको एक क्वेश्चन जवाब देना है, एक क्वेश्चन को टारगेट बनाकर चलना है। तो भाई कितने क्वेश्चन हमको एक चैप्टर से पढ़ना चाहिए से एक क्वेश्चन हमारा बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कितना बार बता दिया कि एक चैप्टर से आप 10 टॉप 10 क्वेश्चन, अगर आप टॉप 10 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हो, मात्र टॉप 10 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हो तो एक आराम से उससे क्लियर हो जाएगा। तो हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप क्लास ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और यह टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए काफी कारगर होगा। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन पढ़ो, अलुआ जलुआ के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलिए केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल, केकेजी क्लासेस के ऐप पे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन आपसे कहा गया कि प्रतिघात क्या है और प्रतिबाधा क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बेसिकली, ये क्वेश्चन 2019 में पूछ चुका है दोनों, ये दोनों। ठीक है, 2019 में। उसके बाद सिंपल ये प्रतिघात या प्रतिबाधा की बात करते हैं। हाँ, ये जो प्रतिघात है ये 2014 और 2020 में पूछा गया, ओनली प्रतिघात। तो आपके 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है, एक बन रहा है प्रतिघात, एक प्रतिबाधा। तो आपके एग्जाम में अलग अलग भी पूछ सकता है या दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। हम आपको यह चीज क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है। देखो प्रतिघात जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ सी परिपथ, जो प्रतिघात है मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रतिघात जो होता है किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिघात कहते हैं। किस किस प्रतिरोध को? एल परिपथ और सी परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, समझ में आगे चलिए। प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा जो होता है एल आर परिपथ, एल सी आर परिपथ को हम, एल आर परिपथ एल सी आर परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल आर परिपथ एल सी आर परिपथ के प्रतिरोध को ही प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोनों डिफिनीशन बहुत इजी है। प्रतिघात की बात करता है तो एल परिपथ एवं सी परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं।
प्रतिबाधा की बात करता है तो एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। तो दोनों का डिफिनीशन अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो दोनों का लिखिएगा। अगर आप सिंगल का भी पूछ सकता है, जैसे कि 2020 में पूछा था सिंगल, सिर्फ प्रतिघात पूछा था, सॉरी प्रतिबाधा पूछा था, सिर्फ प्रतिबाधा का लिखिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान एवं वर्ग मध्यमूल मान को परिभाषित करें। यहां पे भी दो को परिभाषा पूछा आपसे, क्या क्या परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे दो परिभाषा पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा तो अलग है, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान किसे कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मध्यमूल मान किसे कहते हैं। वर्ग मध्यमूल मान को परिभाषित करें। इसमें दो क्वेश्चन है, एक है मध्यमान, एक है वर्ग मध्यमूल मान। ठीक है, ये दोनों क्या होता है चलिए समझते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2000 कब एग्जाम में पूछा गया बिहार बोर्ड के, तो भाई ये बिहार बोर्ड की इतना बार पूछा गया है ना, बिहार बोर्ड के 1983, 1997, 1998, 1999, 2007, 2011, 2013 में पूछ चुका है। अब कहोगे सर कहां से 1983 बोल रहे हो, कैसे, तो बुआ मेरे पास बुक अवेलेबल है, मैं अब जो भी क्लास के बगल में डेट दूंगा ये 1900 का वाला भी दूंगा, निश्चिंत रहना। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना। तो 1983, 1957 पे क्या है 57, 1958, 1999, 2007, 2011, 2013 में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं दो क्वेश्चन है कि मध्यमान और वर्ग मध्यमूल मान। तो सबसे पहले मध्यमान किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यमान क्या है। देखिए मध्यमान वह औसत मान होता है, जो मध्यमान जो होता है वह औसत मान होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र से प्राप्त होता है। यानी कि मध्यमान वह औसत मान है जो प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र मतलब आधा चक्र से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है बुआ, इसमें क्या होता है, यह धारा का मान बदलता रहता है, यानी कि ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है। तो यह जो अर्धचक्र, पूरा चक्र कहां तक प्राप्त हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां तक खत्म हुआ, यह पूरा चक्र हुआ। क्योंकि ऐसे जाकर ऐसे गया, यह पूरा चक्र हुआ, और यहां पर आधा चक्र हुआ, यह जो प्राप्त हुआ यह अर्धचक्र हुआ, अर्धचक्र, यह अर्धचक्र, और यह दोनों लेंगे तो पूरा चक्र हुआ। तो ये कहा गया मध्यमान वह मान होता है, यह वह औसत मान होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके लिए सूत्र होता है एवरेज वैल्यू IAVG। एवरेज वैल्यू जो होता है 2/2 पाई आई नॉट, और आई नॉट ही मध्यमान होता है। ये क्या होता है आपका, आई नॉट जो होता है शिखर धारा होता है। ठीक है, यह एवरेज वैल्यू है, ये सूत्र दी जाती है जो आपको सूत्र दी गई है। चलिए उसके बाद है हमारा वर्ग मध्यमूल मान, जिसको RMS कहते हैं, RMS वैल्यू। देखिए RMS वह मान होता है जो उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना आप पे सम धारा उत्पन्न करता है। यहां पे वर्ग मध्यमूल मान, देखो परिभाषा हमारे यहाँ का सबसे सटीक सबसे छोटा होता है। कहा गया कि जो वर्ग मध्यमूल मान जो है वह मान होता है जो उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जो उसकी सम धारा द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो सम धारा द्वारा उत्पन्न की जाएगी उतना ही वह भी ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्ग मध्यमूल मान। वर्ग मध्यमूल मान IRMS बराबर होता है I नॉट अपॉन √2। आई नॉट जहां पे क्या होता है शिखर धारा बटे √2 कह सकते हैं। और ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं बता दूं हर चैप्टर का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। वह नोट्स एक प्यारा सा तैयार किया गया बहुत कम से कम पेज में, तो वह पीडीएफ नोट्स आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों हर चैप्टर का 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको होगा। ठीक है, और इस तरह से हर चैप्टर का पुराकर, जैसे फिजिक्स का 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का, केमिस्ट्री का 16 चैप्टर, बायोलॉजी का 17 चैप्टर है पूरे, हिंदी का है, इंग्लिश का है, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का एक नोट्स बनाया गया आपके एग्जाम के लिए 450 प्लस करने के लिए। अगर किसी बच्चा को 400 प्लस करना है, किसी को 450 प्लस करना है, तो सब तरह के नोट्स का रेडी किया गया है। देखो 450 और 400 क्यों कहा जाता है, देखो नोट्स 450 और 400 वाला एक ही नोट्स है, टॉप 10 क्वेश्चन। अगर उसमें से किसका 450 होगा किसका 400 आएगा वह उस पर डिपेंड करता है कि वो लिखता किस प्रकार से है। लेकिन 400 प्लस और 450 के बीच में नंबर आराम से आ जाएगा। तो यह नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं।
जो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपया लगेगा। होगा सर ऑल सब्जेक्ट का तो बहुत पैसा हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, नहीं, ऑल सब्जेक्ट लोगे तो मात्र हम 299 में आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर अब कोई बच्चा कहता है कि इसके अलावा कोई नहीं, इसके अलावा कोई फी नहीं लगेगा, इतना में आपको हर चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। पूरे क्वेश्चन नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी जाएगी, जहां से पूरे एग्जाम तक आपको हेल्प की जाएगी। अब कहोगे सर हम 300 में तो कम अथी खरीद लेंगे, क्या कितना बोलेगा ना कि हम 300 में चाहेंगे तो हम एक गैस खरीद लेंगे, तो वह गैस का जो परिभाषा होता है वो याद नहीं कर पाओगे। ये जो परिभाषा बनाया गया अपने से बनाया गया। क्वेश्चन कहा गया विद्युत अनुनाद को समझाइए। विद्युत अनुनाद क्या है? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आप प्रेरक एल और धारिता सी दोनों होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यानी कि प्रेरक एल और धारिता सी दोनों होता है, तब एक निश्चित आवृत्ति पर क्या होता है, एक्स एल और एवं बराबर एक्स सी होता है। एक निश्चित आवृत्ति पर जो आपका एक्स एल जो होता है वो एक्स सी के बराबर हो जाता है, एक निश्चित आवृत्ति पर। यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों होता है, जब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों उपस्थित होता है, तो एक निश्चित आवृत्ति पर एक ऐसी आवृत्ति, एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें एक्स एल जो होता है एक्स सी के बराबर हो जाता है। तो इस स्थिति को विद्युत अनुनाद कहते हैं। और इस स्थिति को हम विद्युत अनुनाद कहते हैं। जब विद्युत अनुनाद कहते हैं, आगे थोड़ा सा बताया गया है, जब यहां पे प्रतिबाधा न्यूनतम और धारा अधिकतम होता है, तब यह तब स्थिति आती है, एक निश्चित आवृत्ति होता है तो एक्स एल जो होता है एक्स सी के बराबर होता है। यह एक तब होता है जब इसके लिए प्रतिबाधा न्यूनतम हो और धारा अधिकतम हो, तब यह स्थिति उत्पन्न होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों डिफिनीशन क्या बना कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों उपस्थित हो, तब एक निश्चित आवृत्ति पर एक्स एल जो होता है एक्स सी के बराबर हो जाता है। एक्स एल मतलब यानी कि जो होता है प्रेरकत्व और धारिता एक निश्चित आवृत्ति पर बराबर हो जाते हैं। इसे हम इस स्थिति को हम विद्युत अनुनाद कहते हैं। और यह तब होता है जब प्रतिबाधा क्या होता है, न्यूनतम और धारा अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहा गया धारतीय प्रतिघात से इसको समझाइए। धारतीय प्रतिघात क्या है? सिंपल कहा गया प्रेरकत्व युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करने वाला गुण को हम क्या करते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिघात का डिफिनीशन मैंने जस्ट बताया था, और प्रतिबाधा प्रतिघात का डिफिनीशन बताया था। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ और सी परिपथ दोनों उपस्थित हो या उसके प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। मैंने जस्ट पहले नंबर क्वेश्चन में ही बता दिया था। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया प्रतिघात क्या, धारतीय प्रतिघात क्या है। देखो प्रेरकत्व एल युक्त परिपथ में, एल मतलब होता है प्रेरकत्व, ठीक है ना, प्रेरकत्व युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करने वाला या करने वाला गुण को ही धारतीय प्रतिघात कहते हैं। बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन है कि वांटहीन धारा। देखो मेरे प्यारे बच्चों वांटहीन धारा क्या है, 2024 में पूछा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो धारा का वह अवयव जिसके द्वारा परिपथ में व्ययित शक्ति का मान शून्य के बराबर है। धारा का वह अवयव, धारा मतलब करेंट, करेंट का वह अवयव जिसके द्वारा परिपथ में व्ययित शक्ति, जिसके द्वारा परिपथ जो है कोई कुंडली है उसमें जितना हम शक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं, व्ययित शक्ति का मान शून्य हो। जैसे एक कुंडली है कोई, इसमें धारा को व्ययित किया गया, इसमें धारा दी गई है, इस धारा का जो शक्ति है वो शून्य के बराबर हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं वांटहीन धारा कहते हैं। परिभाषा बहुत ईजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी है। अगर हम वांटहीन धारा की बात करते हैं तो PAV की बात होता है, जीरो होता है, क्योंकि उसमें वांटहीन धारा जीरो होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी वाला भी इस फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी, दोनों वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर अनुपात क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर अनुपात क्या है। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन कहा। तो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में प्रयोग की जाती है।
परिभाषा देखो भैया पूरा क्लियर है, यहाँ पे एक लाइन का परिभाषा है और आपको कोई काट नहीं सकता, कोई गलती नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है। बताओ ये गलती है क्या? नहीं, बताना जरा गलती है क्या? नहीं ना है। पूरा नंबर मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। इसके ट्रांसफार्मर के अनुपात की बात करते हो तो VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP, जहां पे V आपका वोल्टेज है और N आपका कुंडली है और S क्या है? तो S आपका सेकेंडरी और P आपका प्राइमरी, यानी कि यह आपका सेकेंडरी है यानी कि द्वितीय कुंडली है, यह आपका प्राइमरी कुंडली होता है। ठीक है, चलिए याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP होता है। यह बेसिकली ट्रांसफार्मर अनुपात होता है जहां पे V आपका वोल्टेज है, N आपका कुंडलियों की संख्या होता है, S आपका प्रथम है। जैसे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है ना, दो होता है, अपचाई, ठीक है ना, दो ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा ह्रास को लिखे। आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, एक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि को लिखे। क्वेश्चन हुआ देखो, याद रखना कभी भी क्वेश्चन सेम होता है, बस यहाँ पे ह्रास मतलब ही हानि होता है, ठीक है ना, हानि। अब मत कहना कि भाई सर गलती आप क्यों पढ़ा दे रहे हैं कि हमको एग्जाम में हानि आ गया, ह्रास नहीं या हानि आया। तो भाई गलती नहीं, वो क्वेश्चन ह्रास का मतलब ही हानि होता है। तो आपसे क्वेश्चन का है एक ट्रांसफार्मर की ऊर्जा हानि को लिखे या ऊर्जा ह्रास को लिखे। आपसे 2024 के एग्जाम में पूछा था ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि को लिखे 2024 में, और 2015 में पूछा एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास को लिखे। बात तो वही है भाई, बात तो वही है। चलिए ऊर्जा ह्रास कैसे कैसे हो सकता है? तो ताम्र क्षय के माध्यम से, कॉपर लॉस जो होता है बेसिकली ट्रांसफार्मर में होता है, उसके माध्यम से ऊर्जा हानि हो सकता है। लौ क्षय के माध्यम से, आयरन लॉस के माध्यम से, यहाँ पे उदग्र क्षय के माध्यम से हो सकता है। साथ में यहाँ पे हिस्टेरिसिस क्षय के माध्यम से, चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे रिसाव के माध्यम से, इतना माध्यम से ट्रांसफार्मर में ह्रास हो सकता है ऊर्जा का, जिससे ट्रांसफार्मर के जो वोल्टेज होते हैं कम बस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, जिस तरह से हम डेली क्लास दे रहे हैं, सुबह आपको 11 बजे, शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे क्लास दे रहे हैं, तो क्लास को मिस मत कीजिएगा प्लीज, और क्लास को मिस नहीं करना चाहिए आपको। और हर चैप्टर का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हर चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप उस PDF नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन है कि चोक कुंडली अथवा आप मोटर प्रवर्त के उपयोग बताइए। दो इसमें क्वेश्चन कहा गया, चोक कुंडली का उपयोग और यहाँ पे मोटर प्रवर्त का उपयोग बताइए। प्रवर्तक आप मोटर कुंडली सॉरी चोक कुंडली और मोटर आप प्रवर्तक का उपयोग बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे चोक कुंडली की बात करते हैं। चोक कुंडली जो होता है AC परिपथ, AC परिपथ मतलब क्या हुआ? AC मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, तो यहां पे कहा गया AC परिपथ। AC परिपथ मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो चोक कुंडली जो होता है यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो चोक कुंडली क्या है? चोक कुंडली वह कुंडली होता है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, चोक कुंडली कहलाता है। तो आपको यह भी डिफिनेशन के तौर पे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि चोक कुंडली किसे कहते हैं। तो चोक कुंडली क्या है बताना चाह रहा, तो डिफिनेशन बनता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई, मत कहना कि सर नहीं पढ़ा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1-2 लिख लो। चोक कुंडली किसे कहते हैं? तो चोक कुंडली वह कुंडली होता है जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करता है, उसे चोक कुंडली कहते हैं। ठीक है, और चोक कुंडली कहां होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला यहाँ पे मोटर प्रवर्तक, यह क्या है? इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मोटरों में धारा को सीमित करने का उपयोग की जाती है। याद रखना मोटर प्रवर्तक क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक मोटरों में क्या होता है? धारा को सीमित करने के लिए, सीमित मतलब एक फिक्स करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका भी परिभाषा बन सकता है कि यहाँ पे मोटर प्रवर्तक क्या है? तो वह प्रवर्तक होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक मोटरों में, जो इलेक्ट्रॉनिक मोटर है उसको क्या कर सकता है? उसको धारा को फिक्स करने में, धारा को सीमित करने में इसका उपयोग की जाती है, मोटर प्रवर्तक कहलाता है। परिभाषा बन गया। देखो परिभाषा बनाना बहुत ईजी है अगर आपको अच्छे से समझ में हो तो। अगला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताइए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ST अप ट्रांसफार्मर। ST अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसका उपयोग बताना है, क्या नहीं, इस उपयोग बताना है।
देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग विभव स्तर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक क्या है, सर्किट से दूसरे सर्किट में। याद रखना ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में का उपयोग जो होता है विभव स्तर को बढ़ाने के लिए की जाती है। विभव स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर ताम्र क्षय को समझाइए। ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षय कैसे होता है। ताम्र क्षय भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ह्रास का रूप है। तो ऊर्जा ह्रास के रूप में जो पूछा गया है ऊर्जा ह्रास को लिखे, तो उसमें भी ताम्र क्षय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में कुंडलियों में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से ऊर्जा हानि होता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफार्मर का जो कुंडली होता है जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो चालक गर्म हो जाता है, ऊष्मा निकलता है, और ऊष्मा के माध्यम से जो निकला गया जो धारा है या निकला गया जो एनर्जी है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ताम्र क्षय कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से जो ऊर्जा ह्रास होता है, जो ऊर्जा हानि होता है, उसी को हम लोग ताम्र क्षय कहते हैं। बउआ आप लोग का जहां परिभाषा हम प्रोवाइड किए हैं, बताना इतना इजी है, इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और पीडीएफ नोट्स अभी से ही लेकर आप लोग याद करना शुरू कर देना। मेरे प्यारे बच्चों मेरे यहां से हर साल 10,000 प्लस स्टूडेंट 400 प्लस करते हैं, कम से कम 10,000 प्लस स्टूडेंट 400 प्लस करते हैं। अब कहोगे सर 10,000 प्लस, क्योंकि हर साल हम कम से कम 40 से 50,000 स्टूडेंटों को कम से कम हम कोर्स को प्रोवाइड करते हैं बिहार में, और जिसमें से 10,000 प्लस का 400 प्लस होता है। हाँ, टॉपर बेसिकली यहाँ से टॉपर जो है, टॉपर का कितना नंबर होता है, टॉपर मैटर नहीं करता है। टॉपर बनने वाला बच्चा वो कहीं से पढ़ेगा, टॉपर ही बनेगा, क्योंकि वह टॉपर का मतलब देखो सिंपल है, 468 नंबर आया तो टॉपर नहीं है, वही 472 नंबर आया टॉपर हो गया। तो बताओ ये 468 और 472 में फर्क क्या है, 4 नंबर। तो इसका भी 4 नंबर आ सकता था, इसका भी 4 नंबर हो सकता है, 4 नंबर कहीं कट गया हो। तो हमारे यहाँ 468 नंबर तक आया है, और टॉपर 472 73 पर होता है, 75 पर होता है। देखो टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, टॉप 10 में रहता है बच्चा। देखो टॉपर वही बच्चा बनता है जिसको भाग में रहता है। भाग मतलब होता है वहां पे मेहनत पूरा रहता है, मेहनत तो है भाई, वही बच्चा तो 468 तो लाया ही होगा, 472 या 73 लाया तो 4-5 नंबर उसका एक्स्ट्रा है। और वह 4-5 नंबर वह सब टीचर नहीं उतना ही तक पढ़ाता है। कोई भी टीचर का जो एजुकेशन का पढ़ाता है बउआ, वह सिर्फ 450 प्लस का ही पढ़ाता है, और वहां पे 10-15 नंबर जो बच्चा लाता है जो ज्यादा, वो टॉपर बनता है। क्योंकि हर टीचर 450 तक ही पढ़ाता है, क्योंकि भाई हर टीचर को जो पढ़ाया गया 450 प्लस का होता है 460 तक, और टॉपर जो बना वो 10-15 नंबर जो एक्स्ट्रा लाता है, क्योंकि 10 नंबर 5 नंबर से टॉपर होता है ना। किसी का 468 है, 465 है मान लेते हैं, तो टॉपर नहीं है, 475 वाला टॉपर कर गया, 10 नंबर का फर्क है। और यह 10 नंबर वह बच्चा लिख पाता है जो बच्चा ज्यादा लिखने में तेज है मतलब, और साथ में उसके थोड़ा दिमाग जो है वो अपने से आंसर क्वेश्चन को बना सकता है। तो वह 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लिया अपने दिमाग से, वो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना पाया अपने दिमाग से, या वो थोड़ा देखो ऐसा बात नहीं है, और वह 2 क्वेश्चन वो टीचर कहीं नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि वह 2 क्वेश्चन टीचर नहीं पढ़ाया होगा, वो अपने से बना लिया, इसलिए वो टॉपर बन गया। वह जो टॉपर बना बच्चा, वो 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता है, वो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो होता है अपने खुद से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस हो चुका है, और वो टीचर का ही देन होता है। ऐसा नहीं कि हाँ लेकिन टीचर नहीं पढ़ाया होता है, ये बात तो है, वो टीचर क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया होता है, लेकिन उस पैटर्न पे होता है, इसलिए वो 10 नंबर एक्स्ट्रा आ गया, टॉपर हो गया। तो आप ये मत सोचना कि टॉपर होगा वहीं से पढ़ना है, जहां से टॉपर होता है बच्चा वही टॉपर, ऐसा जरूरत नहीं है। यहाँ पे 10,000 प्लस आपको टारगेट 450 प्लस का होना चाहिए। टॉपर बनना है ना बनना है वो एग्जाम हॉल में ही डिसाइड होता है बच्चे का, और एक पेपर अच्छा जाने से नहीं होगा, हर पेपर को अच्छा जाना चाहिए, हर पेपर को 90 प्लस लाना होगा, एक पेपर से नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी है, लेने का प्रयास करना। 450 प्लस के लिए नोट्स रेडी किया है, टॉप 10 क्वेश्चन आप जरूर ले सकते हो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।